राम राम दोस्तों, मैं राकेश वोचर आप सभी का फिर से आज की ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसका नाम है लेंथ ऑफ बेल्ट, अर्थात जो पट्टे जो हम बेल्ट ड्राइव पढ़ते हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव हो गई, क्रॉस बेल्ट ड्राइव हो गई, इन दोनों जो टाइप की जो ये बेल्ट ड्राइव्स है अर्थात पट्टा चालन है, इन दोनों पट्टा चालन में पट्टे की लंबाई क्या होती है, उसकी गणना किस प्रकार की जाती है, तो वो गणनाएं हम देखेंगे और वो जो पट्टे का जो फॉर्मूला होगा लंबाई का, बेल्ट लेंथ का फॉर्मूला, उस तक हम पहुंचेंगे। तो हमारे पास की दो प्रकार की बेल्ट ड्राइव होती है, एक तो कौन सी ओपन बेल्ट ड्राइव होती है, खुला पट्टा चालन, और दूसरी होती है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पट्टा चालन भी बोलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला केस है खुला पट्टा चालन अर्थात ओपन बेल्ट ड्राइव, उसके लिए हम शुरू करते हैं और उसकी जो सूत्र निकालना होगा बेल्ट ड्राइव का उसकी ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पहला है फर्स्ट, वो क्या है, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट। अब ओपन बेल्ट ड्राइव में अर्थात खुला पट्टा चालन में पट्टे की लंबाई कह सकता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका चित्र बना लेता हूं। खुला पट्टा चालन क्या होता है, देखो साहब, हमारे पास सबसे पहले तो दो घिरनियां हैं, एक तो ये मैंने पहली घिरनी बना दी और एक ये मैंने बना दी दूसरी घिरनी। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई बात नहीं। अब इनको जोड़ दो आपस में। अब ये हमने जोड़ दी साहब, ये पहली घिरनी से जा जुड़ा, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे हम अभी, ठीक है। और ये जुड़ गई, ये इधर ये जाड़ जुड़ा, ठीक है। इसको थोड़ा कम कंफ्यूजिंग करने के लिए। अब यहां तक तो ये हमारा सिंपल क्या है, ये हमारी बेल्ट ड्राइव है, ये इसका केंद्र हो गया। अभी तक ये मैंने वो चीज़ें बनाई है जो हमारी बिल्कुल मूलभूत है, ठीक है। इसको अब इनमें एक तो चालक होगा और दूसरा चालित होगा, अर्थात एक ड्राइवर होगा दूसरा ड्रिवन होगी, एक पुली, ठीक है ना। तो मैं किसी को भी एक और इसको दो नाम दे देता हूँ, उनमें कोई भी ड्राइवर हो सकता है, दूसरा कोई भी ड्रिवन हो सकता है, उसका कोई लफड़ा नहीं है, हमें सिर्फ बेल्ट की लेंथ निकालनी है। अब आप देखो मेरे पास बेल्ट कौन सी है, मेरे पास बेल्ट ये है जो पुली पे बाहर की ओर से पूरा इसको घेरे हुए लग रही। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, इस पॉइंट को जहाँ ये इसको टच कर रही है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ई, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पे दिख नहीं रहा हमको, थोड़ा सा पीछे की ओर आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं ई। यहाँ पे फिर ये जहाँ पे कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है उसको नाम दे देता हूँ एफ, यहाँ पे जहाँ कॉन्टैक्ट वापस हो रहा है उसको जी, और यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ एच। ये पहली वाली पुली है 1 नंबर की, तो इसके सेंटर को बोल देते हैं O1। ये 2 वाली पुली है, उसके सेंटर को बोल देते हैं O2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये सेंटर टू सेंटर बीच में जो डिस्टेंस है, ये एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है जो आपको हमेशा दी हुई मिलेगी, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर Y, ठीक है, कैपिटल Y लिख दिया मैंने, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। अब हमको जो लेंथ की लंबाई निकालनी है, हमको क्या निकालनी है, हमको निकालनी है लेंथ की लंबाई। मैं उसको कैपिटल L लिख देता हूँ। वो क्या है, देखो आर्क, ये वाला आर्क G से H तक, ये वाला आर्क। अब मैं इसको क्या लिखूं, मैं अगर इसको आर्क GH लिखता हूं, आर्क GH, तो कंफ्यूजन होता है कि यहाँ से शुरू होकर G से H ये वाला या ये वाला। तो इसको मैं क्लियरिटी लाने के लिए मैं ये एक J यहाँ पे और डाल देता हूँ ताकि क्लियरिटी हो जाएगी, आर्क GJH। तो मैं इसको GH नहीं लिख के क्या बोलता हूँ, आर्क GJH, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो बेल्ट की लंबाई में आया ये, फिर ये H के बाद E तक की दूरी, तो मतलब फिर बेल्ट की लंबाई में क्या आया, HE, ठीक है। फिर HE तक आ गए, तो फिर E के बाद F तक ये वाला जो आर्क है। अब वही वाली बात आ गई, मैं आर्क EF बोलूंगा तो ये वाला या ये वाला। तो और क्लियरिटी के लिए ये J है, तो यहाँ पे एक बिंदु का नाम दे देते हैं हम K। यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है उसको नाम दे दिया मैंने K। तो आर्क EKF, तो प्लस आर्क EKF, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कहाँ से शुरू हुए थे, देखो साहब, हम शुरू हुए थे G से। तो G पर आने के लिए अभी पट्टे में ये वाला हिस्सा बच गया, कौन सा, FG, तो प्लस FG। जो मतलब अगर मैं इन सारी लंबाइयों को जोड़ दूं तो मुझे पट्टे की कुल लंबाई मिल जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की, तो मेरे पट्टे की कुल लंबाई मुझे मिल जाएगी। अब आप एक बार के लिए देखो भाई, अगर ये वाला जो GK, ये जो लाइन है, इसके रेस्पेक्ट में ऊपर नीचे इसके सापेक्ष सिमिलर है, ये सिमिलरिटी रखता है, ठीक है ना, समरूपता रखता है। तो या तो मैं GHE के
इस आधे भाग की लंबाई निकाल लो, उसको 2 से गुणा कर दो। भाई देखो जी से एच तक जितनी लंबाई है उतनी तो ई से जी तक है, जी से ई तक कितनी है उतनी तो जी से एफ तक है, और ई से के तक जितनी उतनी तो एफ से के तक है। तो आधे की लंबाई निकाल लो, उसको 2 से गुणा कर दूंगा क्योंकि दोनों सिमिलर है बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आर्क को मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 इंटू लंबाई किसकी, आर्क, कौन सा आर्क, जे एच प्लस क्या, एच ई प्लस आर्क कौन सा, ई से के, अब ये मत बोलना एफ जी क्यों नहीं जोड़ा। अब मैंने आधा निकाल लिया ना, यहाँ से उसको 2 से गुणा कर दूंगा, पूरे पट्टे की लंबाई हो गई है। ठीक है, इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 1। यहाँ इसको छोड़ दो, ये मेरे पट्टे की लंबाई हो जाएगी जो भी आएगी। अब साफ प्रश्न आता है कि अब हमको निकालना है आर्क जे एच कैसे निकालें, एच ई की लंबाई कैसे निकालें और आर्क ई के की लंबाई कैसे निकालें। तो उसके लिए आते हैं हम अब आर्क जे एच। अब मैं इस चित्र में थोड़े से और एडिशन करने जाता हूँ। ठीक है, अब एडिशन क्या है, मैं अलग कलर यूज कर रहा हूँ, रेड कलर। देखना ये वाली जो घिरनी है, ये वाली जो पुली है वो थोड़ी बड़ी है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये इससे इधर है, और ये वाली पुली छोटी है। तो आप भी खुद देखेंगे तो ये आधे के बाद जाके टच होगा। तो ये टच पॉइंट है, उनको मैं इसके सेंटर से मिला रहा हूं। आप सीधी एक लाइन भी खींच सकते हैं, ये मैंने इसको इससे मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार जी को मिला दिया मैंने, ये जी को मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार मैंने ई को मिला दिया, और इसी प्रकार मैंने एफ को भी मिला दिया। अब ये जो एंगल बन रहा है ना, कौन सा, इस वाली लाइन वर्टिकल लाइन और ये रेड वाली लाइन के मध्य, इसको मैंने बोल दिया बीटा। ठीक है, ये है एंगल बीटा। अब यहाँ पर जो बीटा है, जितना इधर आगे है उतना इधर आगे, तो इधर भी ये एंगल कितना आएगा, बीटा। ठीक है, इधर भी ये एंगल बीटा ही आएगा, और इधर भी ये एंगल बीटा ही आएगा। बीटा आएगा, बीटा आएगा, बीटा आएगा। कैसे आएगा, मैं एक बार के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कोण आने वाला है, बीटा। आप सब जगह आंखें मीच के बीटा लिख देना। क्यों आ रहा है उसकी कारण मैं बता सकता हूँ। देखो, एक तो एक प्रमेय हमेशा ध्यान रखना, अगर दो रेखाओं के मध्य कोण थीटा है, तो जैसे ये रेखा नंबर 1 और ये रेखा नंबर 2, अगर इनके मध्य कोण थीटा है ना, तो इनसे समान कोण, किससे, 1 और 2 से समान कोण बनाने वाली रेखाओं के मध्य सदैव कोण थीटा होगा। समान कोण कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अब ये एक के लंबवत में एक रेखा लेता हूँ, 3 नंबर रेखा ली जो 1 के लंबवत है, और एक और रेखा लेता हूँ मैं जो 2 के लंबवत है। 2 कहाँ है मेरी, 2 ये रही। अब 2 के ये रही मेरी 2। अब 2 के लंबवत में एक रेखा खींचता हूँ, ये खींच दी मैंने 2 के लंबवत, ये 2 के लंबवत। अब देखो, 1 से 90 डिग्री 3 है, और 2 से 90 डिग्री कौन सी है, 4। तो दोनों का कोण समान है ना, 90-90। तो 1 से 90 डिग्री बनाने वाली और 2 से 90 डिग्री बनाने वाली रेखाओं के मध्य जो कोण आएगा वो कोण थीटा ही होगा। दोबारा मेरी प्रमेय सुनो, अगर दो रेखाओं के मध्य कोई कोण थीटा है, तो उन दोनों से समान कोण बनाने वाली रेखाओं के मध्य भी कोण थीटा ही होगा। ठीक है ना, उसी बात को मैं बोल रहा हूं। तो अब हम देख चुके हैं कि इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो मेरे जो 2 आर्क थे, आर्क जे एच और आर्क ई के। तो आर्क जे एच में देखो, आर्क जे एच कितना कोण बना रहा है, ये वाला तो है 90, और फिर उसके बाद में ये है बीटा। तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा साहब, ये पूरा कोण हो जाएगा 90, मतलब π/2 प्लस बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार जो आर्क ई के है, ये आर्क ई के, ये कितना कोण बना रहा है, देखो ये पूरा कोण था 90, लेकिन 90 में से बीटा घट गया, तो ये बचा हुआ कोण कितना हुआ साहब, ये हुआ π/2 माइनस बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम एक चीज जानते क्या है कि जो कोण होता है, कोण का साधारण सा सूत्र क्या है, कोण होता है हमेशा चाप बटे त्रिज्या, यही होता है ना भाई कोण का सूत्र। लेकिन ये कोण कब होता है, ये कोण होता है, आप रेडियन में लिखो, इसको रेडियन में लिखो। ऐसे नहीं कि आप लिख दोगे 90 डिग्री और फिर ये आ जाएगा, ये मान 90 नहीं आएगा। 90 डिग्री का मान क्या होता है रेडियन में, π/2, तो आप π/2 लिखो। ठीक है ना, पाई का मान क्या होता है 3.14, वो लिखो। तो आपको कोण का ये सूत्र लगाना है। अब हम इससे इसकी आर्क की लेंथ निकालेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात आई त्रिज्या की। तो त्रिज्या के लिए मैं कह दूं कि ये पुली नंबर 1 थी, तो इसकी रेडियस को मैं बोल देता हूँ R1, और ये पुली नंबर 2 थी, तो इसकी रेडियस को कहीं पे भी लिख दो R2। ठीक है भाई, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, पहले वाली की R1, दूसरे वाली की R2। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ चाप मतलब आर्क बराबर त्रिज्या
इंटू कोण, लिख सकता हूँ ना ऐसा। तो मुझे आर्क चाहिए, अब मैं आर्क की लेंथ निकालता हूँ, कौन सी, आर्क जे एच की। तो आर्क जे एच बराबर क्या होगा, आर्क जे एच बराबर त्रिज्या इंटू कोण, त्रिज्या कौन सी आएगी, ये कौन से पे बना रहा है, आर्क नंबर 1 पे, तो नंबर 1 की त्रिज्या मतलब R1 इंटू कोण कितना बना रहा है जे एच, मैंने निकाला अभी 90 प्लस बीटा, लेकिन 90 नहीं लिखना है मुझे, हमेशा किस में लिखना है, रेडियन में, तो π/2 प्लस बीटा इतना बना रहा है। ठीक है साहब, इसको नंबर नाम दे दो आप, समीकरण नंबर ए फॉर एप्पल। इसी प्रकार से दूसरा आर्क जो है मेरा, आर्क क्या है, आर्क ई के। अब आर्क ई के वही चाप बराबर त्रिज्या गुणा कोण। अब आर्क कहाँ पे बन रहा है, आर्क इस वाली पुली पर बन रहा है, कौन से नंबर की पुली है, दूसरे नंबर की, तो त्रिज्या भी उसी की आएगी। तो यहाँ पे त्रिज्या में मैं क्या ले लूँ, दूसरे वाली की त्रिज्या इंटू कोण, कितना कोण बना रहा है ये आर्क इसके केंद्र पर, π/2 माइनस बीटा, ये होगी समीकरण नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब साहब मेरे इस लेंथ में 2 मुसीबत तो हल हो गई, ये आर्क निकल गई, ये आर्क निकल गया। अब समस्या आ रही है, मुझे इस एच ई की लंबाई चाहिए, इस एच ई की लंबाई चाहिए। तो इस एच ई की लंबाई कैसे निकालूं मैं, तो उसके लिए मैं जो थोड़ा होच-पोच हो रहा है मैं उनको मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा सा कर लेते हैं अपन चित्र को। ठीक है, अब हमें चाहिए एच ई की लंबाई। अब देखो, अब ये एच ई की लंबाई कैसे निकालेंगे अपन, ये कोण बीटा है, ये हम निकाल चुके हैं। अब एच ई की लंबाई चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ मिल नहीं रहा, तो इसका जुगाड़ बनाने के लिए कि एच ई की लंबाई निकालें, मैं क्या करता हूँ, मैं O2 से केंद्र O2 जो दूसरे वाले का केंद्र है, यहाँ से इस वाली लाइन O1H पर एक लंब डालता हूँ। देखो यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, ये लंब डाल दिया था, ये कोण कितना बन गया 90, और इस बिंदु का नाम दे देता हूँ मैं P नाम दे दिया। अब देखो ये वाला कोण कितना था साहब, ये वाला कोण कितना था, बीटा, ये वाला कोण बीटा था, तो ये कोण कितना होगा, ये कोण बीटा होगा। कैसे होगा, देखो इस रेखा के लंबवत O1H के लंबवत क्या है, PO2, तो देखो O1H के लंबवत है PO2, और दूसरी ये वाली जो रेखा है, ये वाली ठीक वर्टिकल, उसके परपेंडिकुलर क्या है, ठीक हॉरिजॉन्टल, तो मैं बोल दूं वर्टिकल के परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल। तो दो रेखाओं से समान कोण बनाने वाली रेखाओं के मध्य सदैव वही कोण होता है जो पहले वाली रेखाओं थी। तो इन दोनों के मध्य क्या कोण है, वर्टिकल, और O1H के मध्य कोण है बीटा। अब इन दोनों से समान, इससे भी 90 और इससे भी 90, तो इन दोनों के मध्य भी कोण क्या होगा, बीटा, और इन दोनों के मध्य का कोण क्या है, ये, तो ये कोण भी कितना आएगा, बीटा। कोई आपत्ति नहीं है, समझ में आता है तो ठीक, वरना आपके हिसाब से आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो कोणों में, इसका मान कैसे निकालते हैं उससे हो सकते हैं। इसमें लोड लेने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है, इसमें हमेशा कोण ये कोई से भी हो, सब बीटा ही निकल के आने, ठीक है ना। तो कैसे आएंगे वो आप अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए अपनी गणनाएं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने नाम दे दिया ये, अब मैं एक बार के लिए इस चित्र बना लेता हूँ, कौन सा, इस त्रिभुज को बनाता हूँ मैं। देखो ये वाला चित्र बना रहा हूँ मैं, ये है मेरा H, ये मेरा H, ये पॉइंट है मेरा E, ठीक है ना। यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से आ रही है, और यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से आ रही है, और यहाँ से ये एक लंब जा रही है, इस बिंदु का नाम दिया है हमने P, और यहाँ से एक रेखा सीधी आ रही है। मैं उसी, ये था मेरा O1, ये था मेरा O2, ये P। अब कौन से कोण, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण मेरा निकल के आया बीटा, ठीक है। ये कोण कितना निकल के आया मेरा, बीटा। अब देखो ये कोण 90, ये कोण 90, ये कोण 90, ये कोण 90, तो ये तो एक क्या हो गया, ये तो एक आयत हो गया ना। क्या आयत हो गया, HEO2P। अब HEO2P आयत है, तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि जो HE होगा वो O2P के बराबर होगा, या P O2 के बराबर होगा, कह सकता हूँ। मतलब मैं इसका मान ज्ञात कर लूँ, O2P का वही HE का मान है, ठीक है साहब। अब O2P का मान कैसे ज्ञात करूं, तो इस त्रिभुज में देखो, किसमें, त्रिभुज O2PO1, ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें ये कोण 90 डिग्री है,
ठीक है ना, और ये कोण बीटा है। अब समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ये कर्ण लिख दिया। और जिस भुजा पर दोनों कोण बने होते हैं वो क्या होती है, आधार, ये आधार लिख दिया। और तीसरी भुजा जो बची वो कौन सी हो गई, लंब। तो इस त्रिभुज में ये, अब मुझे क्या चाहिए साहब, मुझे चाहिए O2P, मतलब मुझे आधार चाहिए, आधार चाहिए। अब देखो इस त्रिभुज में मुझे क्या क्या पता है, क्या मुझे लंब का मान पता है क्या, नहीं है, लेकिन पता है कैसे, देखो ये O2E मतलब क्या है, ये क्या है, ये इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी, R2, मतलब ये R2 है। और ये क्या है, O1H मतलब ये वाली, और ये क्या है, इसकी त्रिज्या मतलब O1H क्या है, ये पूरी की पूरी R1 है। अब ये R2 है तो ये आयत में इसके सामने की भुजा ये भी R2 ही होगी, तो ये कितनी, R2। अब इस त्रिभुज में ये पूरी R1 है और ये R2 है, तो बची कितनी हो गई, ये हो गई R1 माइनस R2। तो मेरे पास लंब आ गया, लंब कितना आया साहब, मेरे पास लंब आ गया R1 माइनस R2। और मेरे पास कर्ण आ गया, कर्ण क्या, देखो O1 और O2 के मध्य की दूरी है, O1 और O2, और ये मध्य की दूरी कितनी है, y, तो कर्ण आ गया y। तो आधार, अब समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो मैं बोल सकता हूँ कि आधार बराबर अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा। देखो अब कर्ण क्या है, y, तो इसको y स्क्वायर माइनस लंब कितना है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम निकाल रहे हैं आधार, आधार 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 मतलब ये वाली O2P निकाल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इनको रफ कर देता हूँ, जो चीज़ें काम की नहीं है मैं सीधा इस गणना पे आ गया, तो इसको रफ कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है तो इसको भी मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। तो अब O2P कैसे निकाल रहा हूँ मैं, अब मैं O2P वही निकाल रहा हूँ जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो अंडर रूट y स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से मैं अगर मैं y कॉमन निकाल लूँ बाहर, पहले y स्क्वायर निकाला यहाँ से बाहर, तो y स्क्वायर निकाला तो बाहर कितना आएगा y, लेकिन अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस, यहाँ से y स्क्वायर गया तो यहाँ से भी y स्क्वायर, अगर उस y स्क्वायर को मैं नीचे लिख दूँ तो होल स्क्वायर ऊपर लगा दूँ तो एक साथ लिख सकता हूँ ना मैं इसको, R1 माइनस R2 अपॉन y का होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख दिया। अब देखो इसको मैं एक और स्वरूप में लिख रहा हूँ, क्या स्वरूप में लिख रहा हूँ देखना, y इंटू 1 माइनस R1 माइनस R2 अपॉन y का होल स्क्वायर की घात अंडर रूट मतलब क्या, 1/2। अब ये द्विपद प्रमेय की फॉर्म है, बाइनोमियल थ्योरम किसी ने पढ़ी होगी तो 1 प्लस x की पावर n या 1 माइनस x की पावर n, उसको कैसे सॉल्व करते हैं आपने वहाँ पर पढ़ा होगा, यहाँ पर हम ज़्यादा लोड नहीं देंगे। बस ये घात क्या होती है, आगे आ जाती है यहाँ पर और बाद में और भी टर्म्स आती हैं, लेकिन वो नगण्य होती हैं और इस केस में रहेंगी तो मैं उन्हें नेग्लिजिबल कर दूंगा। तो इसको मैं खोलूँगा तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास y इंटू 1 माइनस पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 इंटू कितना, ये R1 माइनस R2 y का स्क्वायर प्लस नेग्लिजिबल, ठीक है ना। तो मतलब नेग्लिजिबल मतलब ये इतना ही हमारे पास आया, ये इतना ही हमारे पास आया। अब ये इतना आ गया, अब y को आप चाहे तो अंदर ले जा सकते हैं। अब y को अंदर ले जा तो एक बार तो y आ गया माइनस, अब देखो यहाँ पे है y स्क्वायर और ऊपर से एक y गुणा में आ रहा है तो केवल नीचे एक y बचेगा, तो कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है ना। तो मेरे पास O2P PO2 या He का मान कितना आ गया, ये आ गया साहब। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर C। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण A B व C से मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो मेरे को समीकरण में क्या क्या चाहिए था, आर्क JH निकाल चुका मैं, आर्क EK निकाल चुका मैं, HE का मान मैं निकाल चुका, क्या आया, ये आया। तो इन सारे मानों को अगर मैं इसमें रख दूं तो लेंथ आ जाएगी मेरे पास, तो लेंथ आ जाएगी। तो अब देखते हैं लेंथ कितनी आती है, लेंथ कितनी है 2 इंटू आर्क ऑफ JH कितना है साहब, R1 π/2 प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस HE कितना है साहब, लिखो y माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन कितना है 2y, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया।
एच ई का मान, आर्क ई के का मान कितना, ये रहा R2 इंटू प्लस R2 इंटू π/2 माइनस बीटा। हो गया, ये हो गया साहब। अब इस पूरे को 2 से भी गुणा कर देंगे और अंदर की चीज़ों को सॉल्व भी कर लेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं एक बार। देखो अगर यहाँ पे मैं एक बार के लिए π/2 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, 2 बाहर है इंटू यहाँ भी π/2 है और यहाँ पर भी π/2 है। मैं बताता जाता हूँ, ये वाला और ये वाला, तो π/2 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे R1 और इधर क्या है प्लस R2, तो प्लस R2 ये मिला आपको, ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब ये 2 से जो भी होगा कट जाएगा। अब देखो इधर भी बीटा है और इधर भी बीटा है, तो एक बार के लिए मैं बीटा कॉमन ले लूँ तो प्लस 2 बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर कितना आया देखो, R1 यहाँ पे क्या था, माइनस था, बीटा क्या आ गया तो माइनस R2, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सॉल्व हो गया, मतलब ये पद और ये पद निमट चुका है। अब आगे बात आ गई इस पर, तो प्लस 2y, क्योंकि ये y अकेला था 2 से गुणा होएगा, और ये जब 2 से गुणा होएगा ये 2 बटे वाला 2 कट जाएगा, तो माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं इसको एक बार के लिए देखूँ, ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये कितना आया, पाई R1 प्लस R2 प्लस 2 बीटा R1 माइनस R2 प्लस 2y माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपन y। अब इन सब में सब कुछ तो पता है हमको, लेकिन एक चीज़ नहीं पता, वो क्या चीज़ नहीं है, ये बीटा नहीं पता। ये बीटा तो हमने माना था, तो बीटा का मान निकालो। अब बीटा का मान देखो क्या होगा, इस त्रिभुज में देखना वापस से, किस त्रिभुज में, O2PO1 हम जानते हैं कि हमेशा साइन थीटा, अब यहाँ पे थीटा नहीं है बीटा है, तो मैं साइन बीटा लिख देता हूँ, अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखना साइन बीटा हमेशा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कितना है, लंब ये वाला है भाई, ये वाला चीज़ को तो हमने आधार बोल दिया था क्योंकि दोनों कोण इस पर थे, तो ये लंब थी, और लंब की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, R1 माइनस R2 अपॉन कितना आएगा कर्ण, और कर्ण का मान कितना है, दोनों केंद्रों के मध्य की दूरी अर्थात y। लेकिन जब कोण छोटा होता है तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, तो साइन बीटा तकरीबन बीटा के बराबर होगा। तो मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब ये R1 माइनस R2 अपॉन y को मैं यहाँ पे रख दूँ, तो मैं इसी चीज़ को पुट करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ एक बार के लिए। तो प्लस 2 तो था ही सही, तो R1 माइनस R2 अपॉन y इंटू ये। अब देखो R1 माइनस R2 और यहाँ पे भी R1 माइनस R2, तो ये क्या R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो गया क्या, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो प्लस 2 R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन y हो सकता है, लिख सकता हूँ। अब देखो ये R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन y, ये यहाँ पर तो है प्लस के 2, ये है ना 2, और यहाँ पर है माइनस का 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा किसका, प्लस का। तो मैं इसको यहाँ पे पीछे लिख देता हूँ, इस पूरे सूत्र को एक साथ, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यही बचेगा, ये चला जाएगा माइनस का 1 प्लस का बच जाएगा। अब मैं पूरे को एक बार व्यवस्थित रूप से लिख सकता हूँ। यह आया मेरे पास L बराबर R1 प्लस R2 पाई, ठीक है, प्लस 2y प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन y। तो ये आपकी जो बेल्ट की लेंथ है किसमें, ओपन बेल्ट ड्राइव में, वो निकल के आ चुकी है, और यही है, ये आपको ध्यान रखनी है। कई बार ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं, न्यूमेरिकल देगा, सारे वैल्यूज़ दे देगा आपको, बड़े की त्रिज्या कितनी है, छोटे की त्रिज्या कितनी है, सिर्फ आपको कन्वर्जन करना है, कोई सेंटीमीटर में दे देगा, कोई मीटर में दे देगा, सबको एक जैसे पुट कर लो, ठीक है ना। तो सारे पुट करोगे आपके पास सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते जाते हैं। तो ये तो हमने देख लिया ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में लेंथ कितनी होती है। अब एक बार हम क्रॉस बेल्ट ड्राइव के या फिर क्रॉस पट्टा चालन के केस में बेल्ट की लेंथ कितनी होती है वो भी देखेंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो मित्रों अब हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड केस। सेकंड केस कौन सा है, क्या है, लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट, ठीक है ना। क्रॉस पट्टा चालन में पट्टे की लंबाई क्या होगी। तो ठीक है, पहले से आप क्रॉस बेल्ट कैसी होती है बना लेते हैं। बना लेता हूँ। यहाँ पर एक बड़ा चक्का बना लो, ठीक है, एक छोटा चक्का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक यहाँ से एक
पहले बेल्ट ऐसे जा रही है, फिर ऐसे घूम के ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो अब एक यहाँ से ऐसे मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब ये था मेरा मेन। अब मैं फिर से वो बना देता हूँ, इनके केंद्र की स्थितियाँ हम बता देता हूँ। मेन चित्र हम बना लेते हैं, नामांकन करते रहेंगे अभी। ठीक है, वही इस गिरनी को मैं नंबर 1 बोल देता हूँ, इस गिरनी को नंबर 2 बोल देता हूँ। कोई सी भी पुली बड़ी या छोटी हो सकती है, ड्राइवर कोई सी भी हो सकती है, ड्रिवन कोई सी भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। ठीक है, बस मैं किसी को भी 1 किसी को भी 2 बोल रहा हूँ। अब देखो, जो 1 है उसके सेंटर को मैं क्या बोल देता हूँ, O1। जो 2 नंबर है उसके सेंटर को मैं बोल देता हूँ O2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो 1 है उसकी त्रिज्या को मैं बोल देता हूँ R1, जो 2 है उसकी त्रिज्या को मैंने बोल दिया R2। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों सेंटरों O1 और O2 के मध्य की दूरी है कितनी, y। पहले भी y थी, अब तक का बिल्कुल सेम है। अब देखो, जहाँ से मेरा पट्टा शुरू हो रहा है और जैसे जैसे पट्टा घूम रहा है, पहले भी वहीं से चले थे, अब उसी प्रकार से मैं नामांकन करता चलता हूँ। पट्टा यहाँ से शुरू कर देता हूँ, तो इसको बोल देता हूँ मैं E। पट्टा गया यहाँ पर F, पट्टा आया ऐसे G, पट्टा गया यहाँ पर H। तो ये मैंने पॉइंट्स के नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लंबाई चाहिए किसकी, बेल्ट की। अब बेल्ट की लंबाई वैसे ही मिलेगी जैसे पहले मिलती थी। कैसे साहब, बेल्ट की लंबाई L क्या होगी साहब, पहले तो आर्क कौन सा, GH। तो आर्क GH, लेकिन फिर GH में कंफ्यूजन होता है कि ये वाला GH ये वाला GH, तो एक नाम बीच में दे देते हैं J, ताकि GJH प्लस क्या होगा साहब, HE प्लस आर्क कौन सा, EF। लेकिन क्लियरिटी रहे इसलिए J यहाँ पे दे दिया, तो K यहाँ पे दे देते हैं, EKF। आर्क EKF प्लस FG। तो G से चले थे, G पे आ गए। ये पूरे की क्या हो गई, बेल्ट की लंबाई हो गई साहब। ये लो और ये लो, पूरे बेल्ट की लंबाई हो गई। अब वापस देखो, ये जो केंद्रों को केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इसके सापेक्ष ऊपर और नीचे बिल्कुल सिमिलरिटी है। तो मैं किसी एक तरफ की बेल्ट निकाल लूँ आधी और उसको 2 से गुणा कर दूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ। J से G तक का जितना आर्क है उतना ही J से G और J से H के बीच का आर्क सेम है, तो ये वाला निकाल लूँ, उसको डबल कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा। H और E और G और F बराबर है, दोनों तिरछी सिमिलरिटी है, तो एक को निकाल लूँ और एक का आर्क ले लूँ, EK का आर्क ले लूँ या FK का आर्क ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वही करते हैं साहब यहाँ पर हम। अब देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 ऑफ, इसको ले लो आर्क, कौन सा आर्क ले ले साहब, हम ले लेते हैं JH, ठीक है, प्लस HE प्लस EK प्लस आर्क E और K। इसको डबल कर दूंगा तो ये हो जाएगी। फिर से इसको समीकरण 1 नाम दे दो। पहले भी यही किया था हमने, पुराने केस में ओपन बेल्ट ड्राइव में भी, क्या लेंथ है, कैसे सिमिलरिटी है, डबल करके ये नाम दे दिया इसमें। अब एक एक की वैल्यू निकालेंगे और उन वैल्यूज़ को लाके इसमें पुट कर देंगे और हमारी लेंथ जो भी होगी कैलकुलेट होने पे निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं आर्क कैसे निकालेंगे। तो फिर से वही बात, देखो कोण क्या होता है, कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप मतलब क्या, आर्क। तो यहाँ से मैं आर्क निकाल लूँ तो मेरी आर्क लेंथ जो भी होगी, आर्क लेंथ कितनी आ जाएगी साहब, त्रिज्या इंटू कोण। लेकिन यहाँ पे विशेष बात ध्यान रखनी है कि कोण किस में रखना है, हमें ये रेडियन में रखना है, ठीक है। अब ये देखते हैं, मेरे को आर्क JH चाहिए ना, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे आर्क JH। देखो आर्क JH कहाँ बन रहा है, पहली वाली पुली पर, तो त्रिज्या किसकी आएगी, पहली वाली पुली की लिखो R1, ठीक है। अब कोण कितना बना रहा है, अब फिर से कोण जो टच पॉइंट्स है ना, मैं उनको मीट कर देता हूँ अपने जो केंद्र है उससे, जो आएगा आ जाएगा अभी जैसा भी चित्र बनेगा। अब जैसा पहले वाले बेल्ट ड्राइव के केस में था ना, यहाँ पे भी वही लोड लेना नहीं है, जितने भी कोण आएंगे सब बराबर हैं, सब बीटा हैं। ये इधर भी बीटा है, इधर भी बीटा है, सबकी वैल्यूज़ बराबर आएगी, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। आप अपनी जिज्ञासा के लिए कैसे आया वो कैलकुलेशन आप करते रहना, ठीक है। तो देखो जैसे ये वाला कोण तो 90 है और उसमें बीटा और मिल गया, तो ये पूरा कोण कितना हो गया आर्क JH का 90 प्लस बीटा। 90 प्लस बीटा मतलब π/2 प्लस बीटा। तो इसको मैं लिख दूँ π/2 प्लस बीटा। पिछले केस में भी यही आया था सिमिलर, ठीक है साहब। इसको नाम दे दो अब समीकरण नंबर A, F फॉर एप्पल। अगला आर्क कौन सा है मेरा, आर्क है EK। अगला आर्क ले लो सर आप,
ई के कितना है, देखो ये वाला एंगल 90 है और उसमें ये बीटा और जुड़ गया, तो ये पूरा वाला एंगल कितना हो गया 90 प्लस बीटा अर्थात π/2 प्लस बीटा। तो ये वाला एंगल के लिए भी कितना कोण आएगा π/2 प्लस बीटा। लेकिन इस केस में त्रिज्या कौन सी आएगी, देखो ये वाला आर्क कहाँ बन रहा है, दूसरे नंबर की पुली पर बन रहा है, तो त्रिज्या भी दूसरी पुली की आएगी। तो यहाँ पे लिखो R2, इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर बी। अब साहब ये वाला आर्क निकल गया, ये वाला आर्क निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, HE और निकालना है। पिछली बार भी HE के लिए थोड़ी कलाकारी करनी पड़ी थी, इस बार भी HE निकालने के लिए थोड़ी कलाकारी करनी पड़ेगी। तो मैं नीचे आ जाते हैं हम, ठीक है। और वो कलाकारी क्या करनी पड़ेगी, शायद मैंने चित्र थोड़ी गलत जगह बना दिया, उसके लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। यहीं पर दोबारा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बात बन जाए तो अपनी। चलो कोई नहीं, एक इसी चित्र को दोबारा मैं नीचे बना देता हूँ यहाँ पर। सॉरी, ओपन बेल्ट बना दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वही है बिल्कुल सेम है, अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं हम खाली। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे HE निकालना है। तो पहले देखते हैं ये पॉइंट, ये आ गया, क्या है पॉइंट H। अब पहले हमने क्या डाला था, O2 से इस वाली भुजा पर लंब डाला था, किस पर, ये वाली भुजा पर, और वो बीच में आया था। हम फिर से इस पर भी लंब डालेंगे, लेकिन इस बार ये लंब कहीं बाहर जाएगा, तो इसको एक्सटेंड कर देता हूं मैं थोड़ा सा। अब ये वाला O2 है, मैं इससे इस पर लंब डालता हूं, ये O2 का मेरा, यहां से मैंने ये लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मिल रही थी उन्हें मिला देता हूं मैं, ये मिल रही थी, ठीक है। ये O1 था, इधर O2 था, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या थे मेरे पास, E, K, F, G, और ये था मेरे पास H हो ही गया, J यहाँ पे हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो पॉइंट आया, इसको नाम दे देता हूँ मैं P। पिछली बार भी नाम दिया था हमने, बीच में आया था P। सिमिलर केस है, पिछली बार यहाँ पे लंब डाला था, वो बीच में आ गया था। ओपन बेल ड्राइव के केस में क्रॉस, ये पॉइंट बाहर जाता है। अब इस वाले चतुर्भुज पर ध्यान देना, ये कोण 90 है और ये स्पष्ट रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये वाला कोण भी 90 है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इन दोनों के मध्य कोण, ये स्पष्ट रेखा है और ये त्रिज्या है, ये कोण 90। अब 3 कोण 90 हो गए तो चौथे को 90 होना ही पड़ेगा, तो इसके सारे कोण 90 है। तो ये क्या है, आयत है, ये PHEO2, ये वाला है जो आयत है। तो आयत है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। अब मेरे को क्या निकालना है, मुझे HE निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ कि HE की लंबाई इस PO2 के बराबर होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या HE की लंबाई PO2 के बराबर होगी कह सकता हूँ क्या, पहले भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। सिमिलरली तो मैं PO2 की लंबाई निकाल लूँ। अब PO2 की लंबाई के लिए मेरे पास एक त्रिभुज सामने आ रहा है, मुझे देखो, मुझे एक त्रिभुज मिल रहा है, ये वाला, ये PO2 से ये, और एक ये पूरा का पूरा, इस त्रिभुज पे गौर करना। अब कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज है मेरा PO1 O2, ठीक है। ये कोण तो है 90 डिग्री, और ये कोण आएगा अपने निकल के बीटा, कितना आएगा, बीटा। अब ये कोण बीटा आ गया, तो देखो इसमें दोनों कोण जिस पर बनते हैं वो उसको बोलते हैं हम आधार, और 90 डिग्री की जो दूसरी वाली भुजा होती है वो हो जाती है लंब, तो ये हो गया लंब, और तीसरी वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ये हो गया मेरा कर्ण। तो देखो इसमें मुझे क्या क्या पता है, कर्ण पता है, दोनों आधार के बीच की दूरी y पता है साहब, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ एक बार के लिए, मेरे पास कर्ण है y, ठीक है। अब मेरे पास आधार मुझे पता करना है, लेकिन मुझे लंब पता है क्या, लंब पता है क्या, देखो ये वाली O1 से जो P निकालना है मुझे, O1 से P है, वही तो आधार है, और O1 से मैं P को क्या लिख सकता हूँ, O1 से H प्लस H से P लिख सकता हूँ। अब O1 से लेके H तक क्या है, पहले वाली की त्रिज्या ये R1 है, और H से लेके P क्या है, H से लेके P ये आयत है ना, तो ये O2E के बराबर है, ये किसके बराबर है, O2E के बराबर है, और O2E क्या है, दूसरे वाली की त्रिज्या है, तो ये R2 है, ठीक है। तो O1P कितना आ गया साहब मेरे पास, R1 प्लस R2, O1P मतलब क्या, आधार, तो मेरे पास आधार कितना आ गया, R1 प्लस R2, सॉरी
लंब कितना आ गया R1 प्लस R2। तो अपने पास क्या क्या उपलब्ध है साहब, अपने पास इस त्रिभुज से जो निकल के आया कि मेरे पास कर्ण y है और आधार है, तो मैं समकोण त्रिभुज में क्या निकाल सकता हूँ, लंब निकाल सकता हूँ। लंब क्या होता है, वही मैं जानता हूँ, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इससे ही निकाल लेंगे हम। देखो साहब निकालते हैं, इसको निकालो, अंडर रूट कर्ण क्या है वाई स्क्वायर माइनस आधार कितना है मेरा R1 प्लस R2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया काम। अब ये सिंपल कैलकुलेशन चलेगी, चित्र का जो काम था वो हो गया। आप बना सकते हैं वीडियो पॉज करके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे ले जाना होगा, बोर्ड मेरे पास छोटा है, स्पेस कम है इसलिए, ठीक है। अब देखो, अब इसमें चलते हैं हम वापस, वही वाले काम कर रहा हूँ मैं। y को कॉमन लिया तो y बाहर आ गया, अंदर क्या बचा साहब मेरे पास 1 माइनस R1 प्लस R2 अपॉन y इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्टेप आप अपने लेवल पे भी करना है, y नीचे कैसे आ गया, ठीक है। अब इसको वापस मैं दूसरे स्वरूप में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस R1 प्लस R2 अपॉन y का स्क्वायर की घात 1/2। अब ये वाला पद फिर द्विपद प्रमेय से खोलना, बाइनोमियल थ्योरम से, क्या आ जाएगी, पावर यहाँ पे आ जाएगी, आगे और भी पद आएंगे उनको नेग्लिजिबल मानते हुए। ये कितना आ जाएगा y इंटू 1 माइनस घात कितनी आई 1/2 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन y। इसको लिख दिया ऐसा ही, यही आया था, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर था, तो इस पूरे को स्क्वायर को एक साथ लगा लो, ठीक है। अब इसको अंदर गुणा कर रहा हूँ मैं, y को कितना आया y माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खुलेगा तो y नीचे स्क्वायर है, ऊपर से एक y का गुणा आया तो कट गया, एक ही y बचा अपॉन 2y। कोई दिक्कत नहीं है। इसको a b, इसको नाम दे दो समीकरण c। तो समीकरण c से h का मान कितना आ गया y माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन 2y। अब देखो वही वाली चीज, समीकरण a b व c से मान समीकरण, कौन समीकरण में, एक में रखने पर, रखो साहब मान कितना आता है, लेंथ कितनी आएगी 2 इंटू आर्क जे एच क्या है R1 π/2 प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एच ई का मान कितना है, ये रखो y माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन 2y, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आर्क ई के का मान कितना है, रखो साहब R2 π/2 प्लस बीटा, ये बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको खोलने जा रहा हूँ एक बार के लिए। देखो 2 इंटू यहाँ पे भी π/2 है, यहाँ पे भी π/2 है, तो π/2 कॉमन ले लेता हूँ, π/2 अंदर कितना बच गया R1 प्लस R2, ये हो गया सॉल्व। दूसरा देखो, यहाँ पे भी बीटा है, यहाँ पे भी बीटा है, तो मैं फिर बीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना जाएगा, बाहर 2 था, 2 बीटा अंदर R1 और इधर प्लस ही है तो प्लस R2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिख लेते हैं प्लस 2y, ठीक है। इसको गुणा करते हैं तो ये 2 और ये 2 नीचे का जो कट जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन y, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, देखो इस समीकरण में ये 2 से तो 2 कट गया। अब इस समीकरण में सब कुछ पता है मुझे, लेकिन केवल ये एक बीटा ही ऐसी टर्म है जो मैंने अज्यूम करी थी, मुझे दी हुई नहीं थी, तो मुझे इस बीटा की वैल्यू पता करनी होगी। अब बीटा की वैल्यू कहाँ से पता करेंगे, वो उसी से पता करेंगे जो अभी हमने बनाया था। यहीं पर उस चित्र को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको तो आगे बढ़ा दो, ठीक है, और यहाँ से एक समकोण इस पर डाल दो, ये सपोज यही मान लो आप समकोण, और इस पॉइंट को मैंने क्या बोला था, मैंने इस पॉइंट को P बोला था, ठीक है। तो त्रिभुज O1 P और O2 से देखो ये वाला कोण है मेरा बीटा। तो वापस इसमें मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या क्या पता है, मुझे ये पता है और ये कर्ण पता है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो साइन बीटा कितना हो गया, लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब कितना है साहब, लंब है मेरे पास ये, और इसका मान मैंने निकाला था R1 प्लस R2, और कर्ण कितना है, दोनों सेंटर के मध्य की दूरी y है, ठीक है। अब जब कोण छोटा होता है तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे साइन बीटा को मैं बीटा लिख सकता हूँ। तो ये बीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, क्या आई R1 प्लस R2 अपॉन y, तो यहाँ पे लिखो, तो इसको दोबारा मैं मिटा के यहीं पर लिख देता हूँ, तो प्लस 2 R1 प्लस R2 अपॉन y। अब देखो ये भी R1 प्लस R2, ये भी R1 प्लस R2, मतलब ये तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो गया। लिखो इसको होल स्क्वायर, तो इसको लिखो प्लस 2
R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन वाई। अब देखो ये भी R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन वाई, ये भी R1 प्लस R2 का अपॉन, ये है -1, ये है +2, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, लेकिन इसका प्लस का, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। इन दोनों की जगह पे मैं प्लस का 1 लिख दूं, ठीक है, तो ये तो गया और यहाँ पे ये बचा, लेकिन किसका, प्लस का। अब इसी को मैं व्यवस्थित रूप से दोबारा मिटा के लिख देता हूँ। आप अलग अलग गणनाएं आगे बढ़ाते रहना। तो मेरे पास लंबाई कितनी निकल के आई बेल्ट की, L बराबर पाई R1 प्लस R2 प्लस 2y प्लस R1 प्लस R2 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन वाई। ये आपके पास किसकी लंबाई निकल के आई, जो क्रॉस बेल्ट है उसकी लंबाई निकल के आई। और जो तो ये आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, ये डेरिवेशन भी प्रश्नों में सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उनमें पूछा जाता है। ओपन बेल्ट ड्राइव का, क्रॉस बेल्ट ड्राइव का, कि पट्टे की लंबाई निकालने का सूत्र व्युत्पन्न करो, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ बेल्ट इन ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है ना। इन पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा ओपन बेल्ट ड्राइव का फॉर्मूला ये प्लस माइनस बदल देगा, ये वाई का स्क्वायर कर देगा या कुछ भी चेंजेस कर देगा। तो एक बार दोनों सूत्रों का कंपैरिजन कर लेते हैं, याद करने में दिक्कत ना हो या किसी को कोई कन्फ्यूजन रहता है तो क्या कन्फ्यूजन रहता है उसको अवॉइड करने के लिए। तो मित्रों एक बार हम दोनों सूत्र देख लेते हैं कि ओपन बेल्ट ड्राइव में पट्टे की लेंथ और क्रॉस बेल्ट ड्राइव में पट्टे की लेंथ का सूत्र क्या था, ठीक है। तो देखो इधर ओपन बेल्ट ड्राइव में कैसे बनाता हूँ, 1 2 और ऐसे इनको जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर क्रॉस बेल्ट ड्राइव कैसे बनाता हूँ मैं, 1 2 और इनको ये क्रॉस करके जोड़ा, भाई पट्टा यूं गया। अब हम दोनों को दिख रहा है, मान लो इनकी त्रिज्या सब कुछ सेम है, ये R1 R2, ये R1 R2, पुली की लंबाई सेम है, इनके कोणों, इनके केंद्रों के बीच की दूरी सेम है, सब कुछ सेम है। तो आप खुद लॉजिक से सोचेंगे तो आपको पता है कि यार इसमें पट्टा ज़्यादा लिपट रहा है तो इसकी लंबाई ज़्यादा आएगी इसकी तुलना में, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अब देखो सूत्र क्या होता है पट्टे की लंबाई का ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में, ओपन बेल्ट, इसको मैं बोल देता हूँ क्रॉस बेल्ट। देखो ये आएगा पाई R1 प्लस R2 प्लस 2y प्लस कुछ, ठीक है। इधर कितना आएगा, पाई R1 प्लस R2 प्लस 2y प्लस कुछ, ये। अब ये प्लस कुछ क्या है, देखो यहाँ तक तो दोनों के फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो है। अब किसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, हमें समझ में आ रहा है, पट्टा ज़्यादा घूम रहा है, तो जो इसमें जुड़ने वाला पार्ट है उसकी वैल्यू इसमें जुड़ने वाले पार्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो इसकी लंबाई ज़्यादा हो पाएगी। तो इसमें तो आता है R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है, और इसमें आता है R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन वाई। अब देखो ये तो R1 माइनस R2 है अंतर, और यहाँ पे जोड़, तो ये वाली चीज टर्म बड़ी हो गई ना, तो ये वाला जो अंतर होता है, ये वाला, ये चीज बड़ी है और ये चीज छोटी है, इसमें छोटी चीज जुड़ रही है, इसमें बड़ी चीज जुड़ रही है, यही लेंथ में अंतर लेके आता है इन दोनों की लेंथ में। अब ये एक्स्ट्रा को तो एक बार के लिए हम साइड में रख लेते हैं। अब आप सूत्र याद रखना हो तो कोई कंफ्यूजन मत होना, पाई R1 प्लस R2 प्लस 2y तक तो सेम है। ओपन में क्या जोड़ना है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन वाई, और क्रॉस में क्या जोड़ना है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन वाई, सिर्फ इतना सा जोड़ना है, ठीक है। अब मैं फटाफट समझाता हूँ एक चीज़ और। देखो अगर मैं इसको बिल्कुल क्या कर देता आधा, देखो मुझे इसकी बेल्ट की लंबाई निकालनी, तो मैं सादा सिंपल सा सोचूं कि यार इसने तकरीबन आधा तो इसका ये परिधि घेर रखी है, तो पूरे की परिधि कितनी होती है, पूरे की परिधि होती है 2 पाई r, तो आधी परिधि कितनी हो जाएगी इसकी, पाई r, तो r कौन सी, R1 वाली, ठीक है। ऐसे ही इसने आधी ये परिधि घेर रखी है, तो पूरी परिधि होती है 2 पाई r, आधी परिधि ये हो गई, आधी परिधि मतलब पाई R2, ठीक है, प्लस अब इन दोनों के बीच दूरी क्या है, y, तो ये दूरी पट्टा ऐसे जा रहा है तो y ऐसे और ऐसे। अब ये इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी है, अगर मैं इस लाइन को तिरछा करूंगा तो तिरछी लाइन की लंबाई हमेशा इस सीधी लाइन से ज़्यादा होगी, तो पर मिनिमम y तो आनी चाहिए, तो एक पट्टा इधर का y और एक पट्टा इधर का y, तो इतनी लेंथ प्लस कुछ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट किस लिए, एक तो ये पूरा का पूरा आधा आर्क नहीं है, ये थोड़ा सा ज़्यादा आर्क आ रहा है, ठीक है ना, उसके कारण इंक्रीमेंट, प्लस यहाँ पे मैंने सीधी लंबाई जोड़ी है y, लेकिन सीधी नहीं, ये तिरछे पट्टे आते हैं तो इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो आप सीधा सीधा देखो तो यहाँ से अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो R1 प्लस R2
और वाई वाई 2y। तो यहाँ तक का तो फॉर्मूला हमको समझ में आता है ना कि यार ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, पाई R1 R2 प्लस 2y, और ये जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो यही है। ऐसे ही क्रॉस बेल्ट में भी आप वही देखो कि यार इसने ये आधा तो आर्क घेरा हुआ है, आधे से थोड़े ज़्यादा घेरा हुआ है लेकिन लगभग आधा तो घेरा हुआ है, तो उसके कारण आधी परिधि पाई R, ठीक है, प्लस इन दोनों के बीच में दूरी y है, तो एक बार पट्टा जाएगा एक बार आएगा, तो एक बार जाने का और एक बार आने का y y जोड़ो, लेकिन उसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि सीधी दूरी है y और ये तो प्रतित्रिज्य है, थोड़ा इंक्रीमेंट आएगा उसको हम पीछे लिख देंगे, प्लस आधा ये घेरा हुआ है, हालांकि आधे से ज़्यादा चाप है लेकिन आधी परिधि हम लिख लेते हैं तकरीबन पाई R2। तो ये भी कितना आएगा, पाई कॉमन लो, R1 प्लस R2 आ गया इन दोनों में, और पाई पाई 2 तो यहाँ तक का फॉर्मूला तो इसमें भी समझ में आ जाता है। अब इसमें इंक्रीमेंट ये आता है, इसमें इंक्रीमेंट ये आता है। अब कभी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए सपोज और आपको ये सूत्र नहीं पता हो, आप भूल गए कि क्या जुड़ता था क्या जुड़ता था, मैं तो भूल गया, तो आप सिंपल ये तो निकाल सकते हो कि यार जो बेल्ट की लेंथ आएगी वो पाई R1 प्लस R2 प्लस 2y प्लस कुछ आएगी, मुझे कुछ नहीं पता। तो आप क्या करना, सिंपल सपोज आपके पास आई कि साहब आपकी R1 है आपकी 15 है और R2 जो है आपकी वो है 6 ले लो, ठीक है, और आपके जो दूरी के बीच की दूरी है वो है आपकी 30। तो आप बताइए कि जो ओपन बेल्ट के केस में या क्रॉस बेल्ट के केस में पट्टे की लंबाई क्या होगी। तो आपको क्या करना है, आप सीधे के सीधे ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो, आपको यही तो नहीं पता ना, मत होने दो, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर होगा, सबको आपके पास ऑब्जेक्टिव में 4 आंसर होंगे A B C D, ठीक है ना। अब आपको सपोज ये वैल्यू आपने लिखी, अब मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, चलो पाई मतलब 22/7, R1 कितना है 15, R2 कितना है 6, 15 और 6 कितने हो गए 21 इंटू 21 प्लस 2y कितना है 30, लिखो 30, ये इससे कितना 3 बार 22 दिया 66 66 प्लस 30 दूनी 60 60 120 126 प्लस कुछ आना था जो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि पट्टे की लंबाई चाहे क्रॉस की हो चाहे ओपन की हो 126 में कुछ जोड़ूंगा तो आएगा। तो आपके हो सकता है यहाँ पे कुछ ऑप्शन 144 हो सकता है, 152 हो सकता है, 103 और हो सकता है 120 कुछ हो, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, तो आप कम से कम 50-50 पे तो जा सकते हैं कि मेरी बेल्ट की लंबाई 126 से थोड़ी अधिक है, तो 103 और 120 तो नहीं हो सकती, 126 से तो ज़्यादा ही आएगी। अब मेरे पास प्रश्न बचा कि 144 होगी या 152 होगी, तो आप तुक्का भी मारेंगे तो एटलीस्ट थोड़ा तो लॉजिकल है अपना। भाई हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने से बढ़िया है हम पहले अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 4 में करें या 2 में करें। 4 में करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1/4 सही होने की, 2 में करेंगे तो 1/2। और फिर मैं बोल दूं कि ये जो इंक्रीमेंट है ये वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इसमें y का भाग जा रहा है, और y क्या है, y दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, y कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अब देखो अगर आप दोनों पुली को एक बार के लिए टच भी कर दोगे तो इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या छोटी वाली की R2, अगर इनको दोनों को टच भी कर दोगे तब भी y का मान न्यूनतम R1 प्लस R2 होगा, मतलब y हमेशा R1 प्लस R2 के योग से तो बड़ा है। तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर में R1 प्लस R2 से अधिक का भाग जा रहा है, या R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर में R1 प्लस R2 से अधिक का भाग जा रहा है। तो ये भाग के कारण ये इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो ये 126 के आसपास ही रहेगा। 126 कई बार तो अंतर ना पॉइंट्स में आ जाता है, तो 126 पॉइंट कुछ हो रहेगा, कभी कभी ये 1-2 हो जाएगा तो 128। तो आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा क्लोज वाला ऑप्शन मारें। जब आप न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ ज़्यादा ऐड होता नहीं है। ये थोड़ा ऐड क्यों हुआ कि छोटी सी लंबाई यहाँ पे बढ़ रही थी पट्टे की, ये सीधे की जगह तिरछा आ गया था, बस इन्हीं कारणों से तो ये ऐड हुआ आइटम। तो आप ये क्लोज वाला ऑप्शन माने, आपके आंसर सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये मैंने कब बताया, ऑप्शन ऐसे मानना जब आपको कुछ नहीं आता हो, सूत्र भी भूल गए हो, अन्यथा आप सीधे सीधे अपने सूत्र से सही एग्जैक्ट आंसर लाइए, मारिए, क्यों कन्फ्यूजन में रहना, ठीक है। तो अब हमने ओपन बेल्ट और क्लोज बेल्ट के जो ये पट्टे के लंबाई के सूत्र व्युत्पन्न कर रहे थे वो देख लिया है। कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले पट्टे की लंबाई क्या होगी उनको लिख दो, ये आर्क प्लस ये आर्क प्लस ये। फिर सिमिलरिटी है तो हम क्या करते हैं, आधे का निकाल के डबल कर लेते हैं। अब आधे में हमने पोर्शन देखा, पहले ये आर्क निकालेंगे, फिर ये यहाँ से यहाँ तक का सीधा पट्टा निकालेंगे, फिर ये आर्क निकालेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे। फिर हम एक एक को निकालने जाते हैं, ये आर्क निकाल लो, ये आर्क निकाल लो, कहाँ से आ जाएगा, क्या हो जाता है साहब, चाप बराबर
त्रिज्या गुणा कोण होता है उससे निकाल देंगे, इसमें इसकी त्रिज्या ले लेंगे, इसमें इसकी त्रिज्या ले लेंगे। कोण हमेशा 90 प्लस बीटा 90 माइनस बीटा आएगा, क्रॉस में दोनों 90 प्लस बीटा आएंगे, लेकिन आपको 90 नहीं लिखना, रेडियन में लिखना है, पाई/2 प्लस बीटा लिखना है। अब ये आता है ये वाला। अब इसके लिए हमेशा क्या करना है आपको, O2 से ये वाली जो लाइन होगी ना इस पर हमेशा लंब डालना है, और फिर जो एक त्रिभुज बनेगा उससे आपको पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके इसका मान निकालना है। लेकिन ओपन बेल्ट में तो यहाँ पे जाता है, और क्रॉस बेल्ट में क्या होता है, ये जो आप इससे लंब डालेंगे ये लंब ऊपर की ओर निकलता है इसी पर, एक्सटेंशन पर। तो ये बड़ा त्रिभुज, यहाँ पे छोटा त्रिभुज, लेकिन होता वही है। अब इसमें एक आयत भी बनता है, तो हमको पता लगता है ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा उसके बराबर। जब एक दो बार आप करेंगे तो आपको स्वतः पता लग जाएगा। तो अल्टीमेटली आप ये तीसरी के मान भी निकाल लेंगे, और तीनों के मान ABC समीकरण नाम दे देना, उनको उठा के समीकरण 1 में पुट कर देना, जोड़ोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। और आंसर आप लास्ट में चेक जरूर कर लेना, मैंने जो निकाला वो सही तो निकाला है ना। तो बहुत ईजी है, सब्जेक्टिव में आता है, फ्री के नंबर है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना कोई टफ डेरिवेशन नहीं है। इसमें एक ही ट्रिक है, आपने बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ी है अगर द्विपद प्रमेय, तो सिर्फ एक बार वो देख लेना कि जो पावर 1/, होती है तो एक बार आगे आ जाती है। सिर्फ वहाँ पे एक चीज़ वो उसको ध्यान रखना, अगर आपने वो प्रमेय नहीं पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, बस उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी बहुत इजी कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगा। अपनी तैयारियाँ करो, डेरिवेशन की 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, इसके न्यूमेरिकल्स आराम से हो जाएंगे, कर लेना। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो अब अगले वीडियो में कुछ और सीखेंगे, तब तक आपका अध्ययन जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।